गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा है उसका क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा में परिवार के योगदान से क्या लाभ होते हैं। उत्तर है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रायः देखा जाता है कि जिस परिवार में माता पिता सजग रहते हैं उनके बच्चों में भी सजगता रहती है। माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यदि परिवार असमर्थी बालकों को ठीक से प्रोत्साहित करें व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उनका सहयोग करें तो ऐसे बच्चे अपनी नई नीतियों को अपनाने एवं वर्तमान कानून में संशोधन के लिए माता पिता अभिभावक के सहयोग की विशेष आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा में परिवार से निम्न लाभ प्राप्त होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण। विभिन्न प्रकार के असमर्थी बालकों को परिवार विद्यालय में समायोजन करने में असुविधा होती है। ऐसे बच्चों के लिए परिवार का स्वस्थ वातावरण होना आवश्यक है। ऐसे बच्चों को छोटे छोटे कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इन बच्चों को परिवार में ही वो सब सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने को पृथक न समझें और आत्मविश्वास के साथ जीवन व्यतीत करें। परिवार के द्वारा ही बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनकी अलग अलग समस्याओं का समाधान होता है। यदि बच्चे की शैक्षिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है व समस्याओं का समाधान हो रहा है तो स्वाभाविक है कि बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार के वातावरण से सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होती है। नंबर 2, समाज विरोध व्यवहार में कमी। असमर्थता व बाधित बालकों पर माता पिता की सहभागिता रहती है। उनकी दैनिक क्रियाओं में माता पिता सहयोग व संलग्न रहते हैं। परिवार की सहभागिता व संलग्नता के कारण बच्चों में वांछित मूल्यों व सामाजिक गुणों का विकास होता है तथा समाज विरोधी व्यवहार में न्यूनता होती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह इन बच्चों की दिनचर्या में कुछ समय अवश्य दें जिसमें इन बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण आए। नंबर 3, अधिगम एवं अध्ययन। माता पिता के सहयोग से इस प्रकार के बालक जल्दी सीख सकते हैं व इनके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ती है। यदि माता पिता अध्ययन में रुचि रखते हैं तो इसका लाभ बच्चे को अवश्य ही मिलता है। नंबर 4 है, विद्यालय उपस्थिति। परिवार व माता पिता के सहयोग से छात्र की उपस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बालक के कार्यों में माता पिता की रुचि लेना स्कूलों में उनकी बेहतर उपस्थिति के रूप में प्रदर्शित होती है। नंबर 5 है, पुनर्बन। असमर्थी बालकों को सहयोग देने व उन्हें प्रोत्साहित करने में परिवार व माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सहयोग देने तथा प्रोत्साहन करने वाले माता पिता बालकों के लिए पुनर्बल एवं मजबूत स्रोत सिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 3, परिवार की सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए, टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, समावेशी शिक्षा प्रदान करने में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवार बालकों की शिक्षा में अनेक प्रकार से सहायता करते हैं तथा उनका सकारात्मक योगदान सदैव महत्वपूर्ण होता है।
विशिष्ट बालकों की शिक्षा एक अत्यंत कठिन कार्य है और यह विद्यालय व माता पिता के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। इसमें परिवार की सक्रियता व संलग्नता अति महत्वपूर्ण होती है। परिवार की संलग्नता व सहयोग में वृद्धि करने में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। माता पिता को बालक संबंधी सूचनाओं से अवगत कराया जाए और अभिभावकों माता पिता के लिए बैठक सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। बालक की उपलब्धियों की सूचना माता पिता को दी जाए। बालक की समस्याओं के संबंध में माता पिता से जानकारी ली जाए। बालक की रुचि एवं अभिरुचि की जानकारी माता पिता को दी जाए। बालक के लिए मनोचिकित्सक परामर्शदाता द्वारा निश्चित सेवाओं की सूचना दी जाए। विद्यालयों में माता पिता के विचारों को महत्व दिया जाए। व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों माता पिता से संपर्क बनाकर बच्चे की जानकारी लेना, माता पिता की संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील रहना, बालक के लिए प्रतिवर्ष शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करना व माता पिता की सलाह लेना, समय समय पर बालक की उपलब्धि व व्यवहार सुधार संबंधी सूचनाएं माता पिता को देना। माता पिता को विद्यालय के लिए समुदाय एवं समाज द्वारा की गई क्रियाओं को सीखने एवं समझने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवार बालक के जीवन की प्रथम पाठशाला होती है और माता पिता ही उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। बालक के जीवन निर्माण एवं उसकी शिक्षा में माता पिता की भूमिका अद्वितीय है। बालक की सीखने की प्रक्रिया व सामाजिकरण की प्रक्रिया से ही प्रारंभ होती है। जहाँ तक असमर्थी व बाधित बालकों की शिक्षा का प्रश्न है तो परिवार की भूमिका व महत्व और अधिक हो जाता है। माता पिता का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि इन बालकों को स्वीकार करने व इनके लिए घर में स्वस्थ वातावरण प्रस्तुत करें। इन बच्चों की शैक्षिक व अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखें। यदि इन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, माता पिता शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग दें तो समावेशी शिक्षा प्रदान करने में आसानी होगी। इन बच्चों की क्षमता का विकास होगा जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन सुधार से व्यतीत कर सकेंगे। यानी वो अपना जीवन क्या है सुधार कर लेंगे, सुखमय जीवन उनका व्यतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समावेशी विद्यालय में सहायक सेवाओं की क्या आवश्यकता है, संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर है, समावेशी विद्यालयों में सहायक सेवाओं के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर फर्स्ट है, परिवारों को स्कूल के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना। नंबर सेकंड है, अभिभावकों तथा स्कूल के बीच में द्विमार्गीय संचार को विभिन्न ढंगों में से जैसे वेबसाइट, ईमेल, बुलेटिन बोर्ड, समाचार पत्रों आदि के द्वारा अनेक प्रकार से प्रोत्साहन देना। नंबर 3, समय समय पर अभिभावकों के साथ सम्मेलन करना तथा उन्हें उनके बच्चों की समस्याओं संबंधी जानकारी देना। नंबर 4 है, असमर्थ बच्चों के अभिभावकों की समर्थ बच्चों के अभिभावकों के साथ सभी की व्यवस्था करना। नंबर 5 है, अभिभावकों तथा विभिन्न कमेटियों जैसे स्कूल परिषद, पीटीए तथा नेतृत्व टीमों के बीच सामंजस्य तथा संचार का प्रबंध करना। नंबर 6 है, ऐसी क्रियाओं का नियोजन करना जहां माता पिता, शिक्षक व तथा समुदाय के सदस्य अच्छी प्रकार से एक दूसरे को जान सके।
नंबर 7 है अभिभावकों को अभी समुदाय तथा सहकारी स्रोतों के साथ जोड़ना ताकि अधिकतर परिवार इन सेवाओं को प्राप्त कर सके। नंबर 8 स्कूल तथा समुदाय में अभिभावक तथा परिवार स्रोत केंद्रों की स्थापना करना जहां अभिभावक अपने बच्चे के विकास तथा सहायक सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। नंबर 9 प्रतिपुष्टि प्रणाली का विकास करना ताकि अभिभावकों तथा अध्यापकों को लगातार प्राप्त होने वाली सूचनाओं की जानकारी प्राप्त हो। नंबर 10 है परिवार साक्षरता प्रोग्रामों को विकसित करना जो इसके सदस्यों को सीखने के बजाय परिवारों को सिखाए। बच्चों की असमर्थताओं से निपटने के लिए तथा उनके साथ व्यवहार के लिए व्यावसायिक तथा अभिभावकों का अपना ढंग है। जब वे मिलकर काम करते हैं तो बच्चे का संपूर्ण विकास संभव है। समावेशी शिक्षा की सफलता किसी समान निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए मिलजुल कर काम करने पर निर्भर करती है। इस शिक्षा पद्धति में स्कूल प्रशासकों, अध्यापकों, विशेषज्ञों, अभिभावकों तथा समुदाय के बीच सहायक सहभागिता एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है। श्रवण में यानी जो हम जैसे सुनाई नहीं देता है तो जो सुनाई नहीं देता तो उससे जो बाधित हो रहे हैं बालक तो उनकी जो अध्यापक है तो उसमें क्या शिक्षा की भूमिका होती है। उत्तर है किसी प्रकार से भी बालक हो, सामान्य हो या फिर विशिष्ट, सभी के लिए अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि होती है क्योंकि बालक विद्यालय समय में सबसे अधिक समय अध्यापक के संपर्क में ही व्यतीत करता है। अध्यापक अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से बच्चे को ज्ञान व अनुभव प्रदान करता है। जहाँ तक श्रवण बाधित बालकों को प्रश्न है तो उन बच्चों के लिए अध्यापक का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अध्यापक को उन बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि इन बालकों को सुनने में समस्या आती है जिस प्रकार से ये कक्षा में आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इन्हें आसानी से समझने के लिए शिक्षक को विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर इनकी सहायता करनी पड़ती है जिससे कि ये बच्चे आसानी से सीख सकें। इन बच्चों की शिक्षा के लिए अध्यापक को भिन्न भूमिका व उत्तरदायित्व निभाने होते हैं। फर्स्ट है सर्वप्रथम श्रवण बाधित बालकों की कक्षा में पहचान की जाए और उनकी सूचना माता पिता को दी जाए ताकि माता पिता इन बच्चों की देख रेख करें व चिकित्सक जांच करवा सकें। नंबर 2 है इन बच्चों को कक्षा में आगे की सीट पर बैठाया जाए जिससे ये बच्चे सुन सकें या जो गंभीर रूप से बाधित हों वे ओष्ठ पाठन का सहारा लेकर सीख सकें। नंबर 3 है शिक्षक को पढ़ाते समय ऊंची आवाज़ तथा श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए जिससे इन बच्चों को सीखने में आसानी हो। नंबर 4 है यदि संभव हो तो इनके शिक्षण के लिए दृश्य सामग्री की अधिक व्यवस्था का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 5 है अध्यापक को पाठ या शब्दों की पुनरावृत्ति करनी होगी जिससे ये सुनकर समझ सकें। नंबर 6 है इन बच्चों के लिए शरीर संचालन संकेत विधि द्वारा समझाया जाए। नंबर 7 है ऐसे बच्चों के लिए के लिखने व पढ़ने पर ध्यान दिया जाए। नंबर 8 है इन बच्चों का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि गलतियों को ठीक किया जा सके।
नंबर 9 है ऐसे बालक को प्रोत्साहित किया जाए, कठिन शब्दों के लिए सामूहिक उच्चारण का सहारा लिया जाए। नंबर 10 है बाध्यता के आधार पर श्रवण सहायक यंत्रों का प्रयोग किया जाए। इसका निरीक्षण किया जाए कि बच्चे नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। नंबर 11 अध्यापक को इन बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। नंबर 12 है इन बच्चों की प्रगति की सूचना माता पिता को देना व ठीक मूल्यांकन करना। 13 इन बच्चों के लिए धीमी गति से शिक्षण की आवश्यकता होती है। गति धीमी और संकेत का प्रयोग कर शिक्षण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। यानी अभी आप तक देख कि श्रवण बाधित यानी जो सुन नहीं पाते, अब दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं पाते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। उत्तर है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका व उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है। उन बच्चों की समस्याओं से अध्यापक को परिचित होना आवश्यक है। अध्यापक को बालक की वास्तविक समस्या का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि वह उनकी सुविधानुसार शिक्षण रणनीति तैयार कर सके। एक अध्यापक बालक में ऐसे गुणों का विकास कर सकता है जिससे वह अच्छा सामाजिक, शैक्षिक व व्यावसायिक समायोजन कर सके। उसे बालक में ऐसी क्षमता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण अपने को हीन न समझे। वर्तमान समावेशी शिक्षा में इन बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए स्रोत शिक्षक की व्याख्या की जाने लगी है। इन बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य व स्रोत शिक्षक दोनों का ही है। दृष्टिबाधित बालक की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका इस प्रकार है। नंबर 1 है इस दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य बालकों की भांति अधिगम अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। इन बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। नंबर 3 इन बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वे उनकी क्षमता अनुसार क्रियाओं में भाग लेने को प्रेरित करें। नंबर 4 है इन बालकों के कार्यों की समय समय पर जांच व निरीक्षण किया जाना चाहिए। नंबर 5 है श्याम पट्ट में लिखते समय बड़े शब्द लिखे जाएं व चित्र बनाए जाएं। नंबर 6 है शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 7 है आंशिक बाधित बालकों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री की व्यवस्था हो तथा उनका उचित उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 8 है गंभीर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए श्रव्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 9 है कक्षा का वातावरण अच्छा हो, प्रकाश की उचित व्यवस्था हो तथा इनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 10 है कक्षा शिक्षण में अध्यापक हाव भाव, संकेत आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति के विषय में बताइए। लड़कियों की शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर है प्राचीन काल में से भारत में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों व समाज की अभिवृत्ति अत्यंत ही उदासीनता ही की रही गई है। यानी क्या है उनके अंदर उदास भरी रहती है लड़कियों की शिक्षा के लिए। कारण कुछ भी क्यों ना हो, किंतु बालिका शिक्षा व साक्षरता की दर आज भी बालकों की तुलना में कम तर ही पाई जाती है। समय समय पर
विभिन्न सरकारों द्वारा बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न आयोगों का गठन, सर्व शिक्षा अभियान, भारत सरकार का महिला समाख्या कार्यक्रम मील का पत्थर अवश्य साबित हुए, किंतु समाज की सोच व अभिभावकों की अभिवृत्ति में उतनी उचित गति से बदलाव नहीं देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों तथा मुस्लिम समुदाय में यह स्थिति तो और भी दयनीय रही। आज भी महिला साक्षरता प्रतिशत 70% के लगभग होगा। आज अधिकांश अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल तो भेजते हैं, किंतु आज़ादी नहीं देते हैं। शिक्षित व शहरी परिवारों में भी अनेक प्रकार की बंदिशें लगाई जाती हैं, जबकि प्रयास इस बात के होने चाहिए कि बेटियों को भी बेटों की भांति स्वतंत्र रूप से पढ़ने के अवसर उपलब्ध हों तथा उन्हें अच्छे व बुरे का सही व स्वस्थ मानसिकता के साथ ज्ञान कराया जाए, ताकि अभिभावकों के अंतर मन में व्याप्त भय दूर हो सके तथा बालिकाएं भी स्वस्थ मानसिकता के साथ समाज में आगे बढ़ने व पढ़ने के अवसर प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है समकक्षी शिक्षण। ट्यूटरिंग किसे कहते हैं? समकक्षी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर है समकक्षी शिक्षण ट्यूटरिंग को सहपाठी ट्यूटरिंग या अनुशिक्षण भी कहते हैं। शिक्षण के अनुसार समकक्षी शिक्षण थोड़ा अलग होता है। शिक्षण में जहाँ एक अध्यापक पूरी कक्षा को पढ़ाता है, वहीं सहपाठी शिक्षण में एक या साथी एक को पढ़ाता है या सहयोग करता है। समकक्षी शिक्षण में एक से एक का शिक्षण होता है या एक विद्यार्थी दूसरे को पढ़ाता है, जो कि एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इसमें एक विद्यार्थी भी हो सकता है जो बड़ी कक्षा में पढ़ता है हो। सहपाठी अनुशिक्षण समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सहपाठी शिक्षण 2 प्रकार का हो सकता है। नंबर फर्स्ट है आयु भेद सहपाठी शिक्षण, जहाँ एक छात्र अपने से छोटी कक्षा के छात्र को पढ़ाता है तथा सहायता करता है। नंबर सेकंड है सम आयु सहपाठी शिक्षण, एक ही कक्षा का छात्र जब अपनी कक्षा के छात्र असक्षम या सक्षम को पढ़ाता है तो उसे सम आयु सहपाठी शिक्षण कहते हैं। सहपाठी शिक्षण के उद्देश्य नंबर फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, या छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करता है, साथ ही उन्हें वस्तुओं या तथ्य को याद रखने, तुलना, समानता, विश्लेषण, संश्लेषण में सहायता करता है। नंबर सेकंड है व्यवहार में सुधार। सहपाठी शिक्षण छात्र के सामाजिक व्यवहार में सुधार लाता है। इसके माध्यम से सहयोग, मित्रता, परस्पर आदर की भावना, स्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की भावना का उद्भव हो जाता है। नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। सहपाठी शिक्षण छात्रों को मानसिक संबल देने का कार्य करता है। छात्र कक्षा में अपनी स्थिति कमजोर पाकर हतोत्साहित हो जाता है तथा वह पढ़ने से भी मन चुराने लगता है। यह विधि उन्हें उस स्थिति से उबार लेती है। नंबर 4 है शैक्षणिक उद्देश्य। सहपाठी शिक्षण छात्र की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाता है। वह अपने सहपाठी या वरिष्ठ छात्र से कठिन विषय या प्रत्यय सीख लेता है तथा उसका उपयोग भी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है समावेशी शिक्षा में शिक्षण क्षमताओं के उपयोग का महत्व बताइए। उत्तर है शिक्षक क्षमताओं का स्वरूप व्यापक है। इसमें शिक्षक की योग्यताएं, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण तथा अनुभव सम्मिलित होते हैं। समावेशी शिक्षा में भी इन सभी शिक्षण क्षमताओं
के उपयोग की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता रखने वाले अधिक निःशक्त छात्र तथा सामान्य छात्र दोनों सम्मिलित रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः शिक्षण क्षमताओं का दोनों प्रकार के छात्रों के अनुकूल होना आवश्यक है। इन शिक्षण क्षमताओं का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से सुस्पष्ट है। नंबर फर्स्ट है समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा में उत्तम और अनुकूल शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण तकनीकी सहायक, शिक्षण सामग्री, विशेष शिक्षण रणनीतियों का उपयोग आवश्यक है। ये सभी शिक्षण क्षमताएं इस प्रकार समावेशी शिक्षा के सभी बालकों के शैक्षिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। नंबर सेकंड है विशेष बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। निःशक्त बालकों की शारीरिक तथा मानसिक कमियों के कारण उनकी पूर्ति शिक्षा के द्वारा किए जाने के उद्देश्य से इन बालकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शिक्षण आवश्यक होता है। नंबर 3 है सामान्य बालकों की शिक्षा में महत्व। प्रभावशाली शिक्षण क्षमताओं के उपयोग का लाभ सामान्य बालकों को सहज ही मिल जाता है। वे शिक्षण क्षमताओं से लाभान्वित होकर अधिगम प्राप्त करने में सफल होते हैं। नंबर 4 है शिक्षक के लिए महत्व। आदर्श शिक्षक समावेशी शिक्षा में सभी विषय तथा समान छात्रों को साथ लेकर अध्यापन कराता है तथा विभिन्न लोचदार शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों, सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोगी प्रयोग उसे अपने शिक्षण में सफल बनाता है। नंबर 5 है विषय सामग्री को सुबोध बनाना। प्रभावशाली तथा अनुकूल शिक्षण क्षमताओं के कक्षा शिक्षण में उपयोग से कठिन विषय भी बोधगम्य हो जाते हैं। शिक्षण क्षमताएं विषय को शिक्षण तकनीकी के उपयोग द्वारा रोचक व मनोरंजक भी बना देती हैं, जिससे छात्र विषय के प्रति उत्साहित होकर उसे शीघ्र समझते हैं। नंबर 6 है कक्षा प्रबंधन हेतु महत्व। बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों दोनों के लिए अच्छा कक्षा प्रबंधन अधिगम में सहायक होता है। शिक्षक की नेतृत्व क्षमता उसके अच्छे कक्षा प्रबंधन तथा शिक्षक क्षमताओं से आंकी जा सकती है। नंबर 7 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सहायक। उत्तम शिक्षण क्षमताएं शिक्षक को अध्ययनरत विशेष व सामान्य छात्रों के स्तर अधिगम स्थिति के अनुरूप विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 8 है निर्देशन व परामर्श में सहायक। शिक्षण क्षमताएं कक्षा शिक्षण के साथ शिक्षण में निर्देशन व परामर्श की क्षमता भी उत्पन्न करती है। छात्रों के मूल्यांकन के बाद शिक्षक छात्रों के मार्गदर्शन में भी सहायक होता है। नंबर 9 छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन में सहायक। शिक्षण क्षमताएं शिक्षक में वह अनुभव व कौशल उत्पन्न करती है जिससे शिक्षक प्रत्येक छात्र के सतत मूल्यांकन में कक्षा मूल्यांकन तथा निष्पादन मूल्यांकन में सफल होता है। प्रश्न नंबर 10 है शिक्षण रणनीतियों के उपयोग से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। उत्तर है कक्षा में शिक्षण रणनीतियों को लागू करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर फर्स्ट है कक्षा में शिक्षण रणनीतियों
रणनीतियों के उपयोगी से तकनीकी अध्यापन सीखने की प्रक्रियाओं में शिक्षक और छात्र दोनों की अधिक भागीदारी का पक्ष लेती है, जिससे कक्षा में गतिशीलता उत्पन्न होती है, जिससे शिक्षक और छात्र मिलकर काम करते हैं। नंबर सेकंड, शिक्षण रणनीति छात्र में जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नंबर 3, छात्र में स्वायत्तता का विकास सीखने के निर्माण में होता है। नंबर 4 है, शिक्षण रणनीतियाँ शिक्षक और छात्रों में आत्मनिर्भरता और उपयोगिता की भावना उत्पन्न करता है। यदि शिक्षण रणनीतियों का सही विकास किया जाता है तो शिक्षक ज्ञान के अधिग्रहण को अनुकूलित करेंगे, जो छात्रों के उन कौशल या योग्यताओं के सीखने का पक्ष लेगा जो महत्वपूर्ण रूप से पूर्व स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुसंवेदी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, बहुसंवेदी शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुसंवेदी अर्थात एक से ज़्यादा संवेदनाएं। बहुसंवेदी दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु प्लस संवेदी। बहु का अर्थ हो एक से ज़्यादा और संवेदी संवेदाएं जैसे सुनना, देखना, स्पर्श, सूंघना, महसूस करना इत्यादि। बहुसंवेदी शिक्षण में एक समय में एक से अधिक अर्थ का स्पष्टीकरण करना तथा समस्त चेतनाओं के उपयोग का प्रयास करना है। परिभाषा जेम्स के अनुसार संवेदी अंग ज्ञान मार्ग में पहली वस्तुएं हैं। विभिन्न संवेदन ध्वनि, दृश्य, स्वाद, स्पर्श, घृणा आदि। कभी कभी इनमें अपंगता भी देखने को मिलती है। वार्ड के अनुसार शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है। अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के प्रशिक्षण में बहुसंवेदी प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है। बहुसंवेदी प्रशिक्षण से तात्पर्य एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों दृश्य, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, स्वाद आदि को प्रेरित करते हुए पढ़ाना। बहुसंवेदी अधिगम की प्रेरणा सुश्री शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी मानी जाती है। VAKT विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टेक्टाइल। उपगम अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को भाषाई प्रशिक्षण की एक सुप्रसिद्ध विधि है, जिसमें बच्चे को सर्वप्रथम किसी शब्द के सभी अक्षरों से परिचित कराया जाता है। तत्पश्चात बच्चे को क्रमशः पूरे शब्द से परिचय कराया जाता है कि फिर बच्चे को संदर्भित शब्द से जुड़ी चीज़ों को देखने, सुनने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब बच्चे को शब्द विशेष का ज्ञान हो जाता है तब उसे उस शब्द को वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया जाता है। शब्द के वाक्य में प्रयोग पर अधिकार कर लेने के बाद बच्चे को छोटी छोटी कहानियाँ आदि लिखने को कहा जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया को बहुसंवेदी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री जैसे फ्लैश, स्काई, कंप्यूटर, शब्द विशेष में संबंधित त्रिआयामी वस्तुएं एवं चित्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सहकारी अधिगम रणनीति से आप क्या समझते हैं? इससे प्राप्त कौशल कौन से हैं? उत्तर है, सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम सहयोग युक्त अनुदेशन का एक प्रमुख प्रकार है। यह वह अधिगम है जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें वे एक दूसरे की सहायता करते हैं।
समस्या का समाधान करते हैं तथा कार्य को पूर्ण करते हैं। सहकारी अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मिश्रित योग्यता वाले समूह के द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर किया जाता है। इससे प्राप्त होने वाले कौशल निम्न हैं। नंबर फर्स्ट है श्रवण कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल। नंबर 3 है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का कौशल। नंबर 4 है सहायता प्राप्त करने का कौशल। नंबर 5 है सुझाव देना। नंबर 6 है सकारात्मक स्वभाव विकसित करना। नंबर 7 है दूसरों से अच्छी तरह बात करने की योग्यता का विकास करना। नंबर 8 है दूसरे की गलतियों में उन्हें कष्ट पहुंचाए बिना सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 13 है सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के बारे में बताइए अथवा सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग क्या है। उत्तर है सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण सकारात्मक पुनर्बल के प्रयोग व भावनाओं को समझाने आदि की प्रक्रियाओं पर बालकों की विशेष कौशल क्षेत्र में मदद करता है। वे क्षेत्र इस प्रकार है मित्र बनाने में, वयस्कों को विभिन्न परिवेश और परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में आदि। यह प्रशिक्षण बालकों को भावनात्मक स्तर पर सुव्यवस्थित एवं दृढ़ बनाता है। साथ ही इनमें आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न कराता है। अतः इस प्रकार बालकों में स्वयं प्रोत्साहन, आत्म प्रशंसा, आत्मसम्मान, संयम एवं परिस्थितियों व भावों पर नियंत्रण आदि का भाव पुष्ट होता है। बालकों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। सामाजिक प्रशिक्षण बालकों में अवसाद, तनाव और भ्रम आदि से मुक्त पाने व भावनाओं के आदान प्रदान करने के कौशलों का विकास करता है। शिक्षकों को अच्छा व्यवहार करवाना ही इस प्रशिक्षण का मूल लक्ष्य है। क्या आप इसे पुनः बताएंगे। एक अच्छा प्रारंभिक प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए बालक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उस शिक्षक द्वारा दी गई जानकारियों या व्याख्यान को सुनने के पश्चात उचित अंतराल की ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा करे, जिससे उसके प्रश्न की सार्थकता सिद्ध हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है स्पीच थेरेपिस्ट क्या है। यह एक समावेशी वातावरण में कैसे कार्य करती है। उत्तर है स्पीच थेरेपिस्ट की समावेशी शिक्षा में क्या भूमिका है। उत्तर है स्पीच थेरेपिस्ट ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करते हैं। ये ऐसे लोगों की भी सहायता करते हैं जो देर से विकास कर पाते हैं या फिर उनके मस्तिष्क में किसी कारणवश चोट आ गई है। भाषा चिकित्सक ऐसी समस्याओं का समाधान करते हैं जिससे भाषा अक्षमता, आवाज़ की दुर्बलता होना, हकलाना आदि शामिल होते हैं। संचार जब बाधित होता है तो कक्षा में संबंध बनाए रखने की संभावनाएं कम होती है।